Good morning, dear student. Myself Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College दौसा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज 1 जनवरी है, तो मैं और पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपको सभी बच्चों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो ये नववर्ष है बहुत ही अच्छा रहे आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, सभी के लिए, और आप पढ़ाई के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपना जो YouTube वीडियो की श्रृंखला में मेरा लेसन है वो BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी के अंदर डेवलपमेंट बायोलॉजी में से लिया गया है। ये लेसन है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन। अब युग्मक जनन की जो डेफिनेशन है पहले इसको पकड़िए कि ये क्या कहती है। युग्मक जनन का मतलब है प्रीमोर्डियल जर्म सेल में से गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है या जनन स्तर की जो कोशिकाएं हैं उनसे जो युग्मक बनते हैं उस युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक प्लस जनन अर्थात युग्मकों का निर्माण होना। एक बार पुनः वापस रिपीट कर रहा हूं, जनन स्तर कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। चूंकि अपन थोड़ा सा जनन के ऊपर इसको थोड़ा देखते हैं, एक बार थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे नर और मादा ये दोनों द्विगुणित होते हैं, 2n और 2n दोनों डिप्लॉयड कंडीशन में है। अब जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है तो इसमें गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप एक गैमेट बनता है जो कि हैप्लॉयड होता है। कैसा होता है? अगुणित। ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में बदल जाती है। सेम प्रोसेस इसमें भी वही होता है, 2n से n का फॉर्मेशन होता है। दोनों n और n मिलकर 2n का निर्माण करते हैं। ये हो गया आपके गैमेट। और ये हो गया आपके जाइगोट। अब मेल की बात कर रहे हैं तो मेल का जो गैमेट होगा वो होगा स्पर्म, शुक्राणु। जबकि फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल में ये होगा ओवम या अंडाणु। जनरली जो जनन है, लैंगिक जनन है, उस जनन के बारे में हम बात कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ और विस्तार से बताना चाहूंगा कि जंतु जगत के अंदर 2 प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन वगैरह होता है। अलैंगिक जनन निम्नतर जानवरों के अंदर होता है। जनरली हम उच्चतर जानवरों की बात कर रहे हैं। इवन देन में सीधे शब्दों में कहूँ यदि मनुष्य की बात करें अपन तो मनुष्य के अंदर जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। और आफ्टर प्रेगनेंसी, अब गर्भकाल भी सबों का निश्चित होता है। जैसे मनुष्य में लगभग 9 माह का गर्भकाल है तो 9 महीने के बाद में यहाँ पर बेबी का कंसेप्ट आ जाता है। एक शिशु पैदा होता है, संतान जिसे अपन कह रहे हैं, जनक अपने समान संतति उत्पन्न करता है, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। ऑल दीज रिएक्शन आर जस्ट कॉल्ड एज ए रिप्रोडक्शन। लेकिन अभी इसके अंदर हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो ये है कि किस प्रकार मेल से गैमेट का निर्माण हो रहा है या फीमेल से गैमेट का निर्माण हो रहा है। युग्मक जनन की प्रक्रिया में यदि नर के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, जनन स्तरों से शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, तो वो कंडीशन कहलाएगी शुक्र जनन। मेल के यदि हम बात करें तो मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन है तो ये फॉर्मेशन कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन। जबकि फीमेल के अंदर यदि हम बात करें तो ये कहलाएगा ऊजेनेसिस। शुक्र जनन और अंड जनन 2 प्रकार के कंसेप्ट नर और मादा के अंदर होते हैं। नर में युग्मक जनन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि फीमेल की यदि हम बात करें तो इसमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो अंडाणु होता है, ओवम, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अंड जनन। नर का जो शुक्राणु होता है वो गतिशील अवस्था होती है, चलायमान, जबकि मादा के अंदर जो अंडाणु होता है ये अगतिशील होता है और एक जगह स्थिर रहता है। मैथुन की क्रिया के फलस्वरूप नर के शुक्राणु मादा की योनि के अंदर त्यागे जाते हैं।
वहां से ये शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचते हैं और अंडाणु को जाकर निषेचित करते हैं। जो ये निषेचन करेंगे, दोनों अंडाणु प्लस शुक्राणु मिलकर एक जायगोट का निर्माण करेंगे। फिर वो जायगोट आगे की प्रोसेस में जाएगा, जिसमें क्लीवेज वगैरह और सारे जितने भी भ्रूणीय विकास के प्रक्रम वो सभी वहां पर संपन्न होंगे। हमारा आज का टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नर के अंदर जो वृषण होता है, टेस्टिस जिसे अपन कहते हैं, वृषण, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के ऊपर प्रीमोडियल जर्म सेल की लेयर होती है। यह लेयर लगातार विभाजित होती रहती है और इसी के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। यहीं पर सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य भी करती है। यहीं पर लीडिक सेल्स होती हैं, लीडिक सेल्स, जो कि नर हार्मोन स्रावण करने का कार्य करती है। ये पूरा मिलकर एक सिस्टम का तैयार करते हैं और सिस्टम के फलस्वरूप शुक्र जनन के अंतर्गत वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। अब ये शुक्र जनन का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है वो देखिए। स्पर्मेटोजेनेसिस को दो भागों में बांटा गया है। यदि मूल रूप से इसका अध्ययन करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और सेकंड है स्पर्मियोजेनेसिस। यहां दो कंडीशन है। एक बार अभी अपन थोड़ा इससे आगे चलेंगे जब मैं आपको क्लियर करूंगा। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्र जनन की प्रक्रिया में सीधे शुक्राणु का निर्माण न होकर पहले स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड एक प्रकार की कोशिका होती है, इसे शुक्राणु नहीं कह सकते। शुक्राणु पूर्वी कोशिका इसे कहते हैं। शुक्राणु से जो पहले की स्टेज होती है वो स्पर्मेटिड्स होते हैं। ये अगतिशील बिना पूंछ के होते हैं, गोल। जबकि स्पर्मियोजेनेसिस में कुछ चेंजेज होंगे, उन चेंजेस के फलस्वरूप अगतिशील शुक्राणु गतिशील शुक्राणु के अंदर कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब है स्पर्मेटोजेनेसिस को दो टुकड़ों में बांटा गया है ताकि आप अच्छे से समझ सके कि किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के अंदर सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, जो कि 2n कोशिका है, स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n कोशिका है। स्पर्मेटोगोनिया प्रीमोडियल जर्म सेल में लगातार डिवीजन के फलस्वरूप बनती है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि प्रीमोडियल जर्म सेल के अंदर जो डिवीजन होता है उस डिवीजन के फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनिया बनती है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है फलस्वरूप 2n से 2n, 2n से 2n और फिर बाद में पुनः 2n से 2n। अब यहां पर इसका नाम हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये अवस्था आपकी कहलाएगी मल्टीप्लिकेशन फेज। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के अंदर तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, और फिर तीसरा अब आएगा मैचुरेशन फेज। एक को ले लेते हैं तो ये इसमें प्रथम परिपक्व विभाजन होता है वो अर्धसूत्री होता है, द्वितीय परिपक्व विभाजन होता है वो समसूत्री होता है।
ये हो गए स्पर्मेटिड्स। प्रथम परिपक्व विभाजन अर्धसूत्री, द्वितीय परिपक्व विभाजन समसूत्री। इसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं। एक बार आप इसको चार्ट को समझ लीजिए। देखिए मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के अंदर 3 फेजेज होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंतर्गत स्पर्मेटोगोनिया में लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वो अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती है, 1 से 2 और 2 से 4। अब इनमें से किसी एक स्पर्मेटोसाइट्स को अपन ले लेते हैं, इसका नाम हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें तो यहाँ ग्रोथ फेज के लिए कुछ समय के लिए रुकती है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं होता, हालांकि थोड़ी सी आकार में वृद्धि करती है। अंडजनन की तुलना में इसमें ग्रोथ फेज इतनी बड़ी नहीं होती है, ये अपने आकार में वृद्धि करती है। इसके बाद में ये घुसती है मैच्योरेशन फेज के अंदर। जो ही ये मैच्योरेशन फेज के अंदर एंट्री लेती है, इसमें प्रथम परिपक्व विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री होने के फलस्वरूप 2n से n बनता है और n में पुनः समसूत्री विभाजन होता है, जिससे n के n ही रह जाते हैं, अर्थात स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है, जो कि एक हैप्लॉइड कंडीशन है। अब इसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस का आता है, जो कि एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको आज हम न लेकर कल लेंगे। यहाँ तक का जो हमें स्पर्मेटिड्स प्राप्त हुआ है, ये शुक्राणु न होकर शुक्राणु पूर्वी कोशिका है, अर्थात शुक्राणु से जो पहले की कोशिका है वो ये कोशिका है। अभी तक ये शुक्राणु अगतिशील, इनमें पूंछ नहीं पाई जाती है और ये गोल आकृति के होते हैं। इतना आज के हमारे वीडियो में देखते हैं, इससे नेक्स्ट हम कल बात करेंगे। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू।